Hello everyone, this is Ghanshyam Kumar. Welcome back once more on my YouTube channel G for Grammar with Ghanshyam Kumar. Dear student, as you know that we have completed present tense and today we will start past tense. बच्चों, हमने पिछले क्लास में अगर देखा जाए तो हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट के जितने भी कुल कितने जितने भी चार पार्ट्स होते हैं, काइंड्स होते हैं, हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है पास्ट टेंस। क्या है? पास्ट टेंस, यानी एक ऐसा टेंस जिसको या एक ऐसा काल या एक ऐसा समय जिसको हम लोगों ने एक्सपीरियंस्ड कर लिया है, अर्थात जिसको हम लोगों ने देख लिया है, जान लिया है। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, पास्ट टेंस अगर देखा जाए तो अगर मैं अपने तरीके से आज लिखने की या समझाने की कोशिश करूं आप लोगों को समझने के लिए, प्रेजेंट एंड पास्ट। सर्वप्रथम हम लोगों ने पढ़ लिया प्रेजेंट, इसको हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया, यानी ये हमने एक नंबर कंप्लीट कर लिया। और जो सेकंड है उसको आज से हमने शुरू किया हुआ है। ठीक, तो यहाँ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लोगों ने तो पढ़ लिया। आज यहाँ लिखा हुआ है सेकंड। तो पास्ट में बच्चों कहीं ना कहीं जो वर्ब होता है उसके सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हम लोग करते हैं। पहला एक छोटा सा जानकारी आप लोग जान लें, यानी पास्ट टेंस में हम कहीं भी अगर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जिस किसी का भी प्रयोग कर रहे हैं वहाँ हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इतना तो शायद आप लोगों को पता चल चुका होगा या जान चुके होंगे। तो हम बात करते हैं आज पास्ट टेंस की, यानी पास्ट इंडेफिनिट की। जो लोग काइंड्स के बारे में थोड़ा भी कंफ्यूज हों वे लोग, मैंने कहा ना, बेसिक इंफॉर्मेशन या फिर जो हम टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस एंड इट्स रूल्स, इसके पार्ट 1 को भी देखेंगे और आसानी से सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है अगर आप हमको बताते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ मैं उसे अगली क्लास में इंक्लूड करूँगा अगर देखता हूँ तो। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास, जो कि है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या है बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मैं बात करूं तो सर्वप्रथम हम इसकी चर्चा कर लेते हैं इसके पहचान से। किसकी पहचान से? कि कैसे हिंदी के वाक्यों को पहचानेंगे कि ये पास्ट टेंस में है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। बच्चों, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं ता है, ती है, थे है, ता था, ती थी, थे थे। तो आज इसमें ता, ती, थे के साथ जहाँ हम है पढ़ रहे थे वहाँ था, और था से प्रतीत हो जाएगा कि जो कार्य हम लोग अनुभव अभी कर रहे हैं उसको हमने अनुभव कर लिया है, यानी बहुत से ऐसे कार्य जो बीते समय में गुजर चुका है जिसका हमने अनुभव कर लिया है। ठीक, चलिए पहचान की बात करें तो ता, ती, थे के साथ था, थी, थे। ठीक, और या फिर बच्चों एक और डेफिनेशन है, आ, ई, ए के बाद फुल स्टॉप हो, यानी आ, ई, ए अगर शब्द दिया हुआ है उसी पे वाक्य खत्म हो जाए। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ता, ती, ते के साथ था, थी, थे आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो होगा ही होगा। लेकिन अगर ता, था, ती, थी, ते थे अगर ये ना आए तो आ, ई, ए पे वाक्य अगर समाप्त हो जाए तो भी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर उदाहरण की बात करें, मैंने पूछा आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने कहा यस आई एम गेटिंग योर पॉइंट। 2 दिन के बाद अगर कोई पूछे सर ने तुमसे क्या पूछा था, तुम क्या बोले, तो आप यही बोलोगे कि हाँ मैंने बोला कि यस मैं समझ रहा था, या फिर मैं समझ रहा हूँ, या फिर मैं समझा। तो मैं अगर यहाँ एक शब्द लिखूँ, वह गीत गाता था, वह गीत गाता था, और एक चीज़ मैं लिख दूँ, उसने गीत गाया। तो बच्चों अगर देखा जाए तो दोनों सेंटेंस को अगर हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो एक ही बनेगा। क्या बनेगा? इन दोनों का एक ही बनेगा, जो कि होगा ही sang ए सॉन्ग। तो यहाँ देखिए मैं जो कह रहा था गीत गाता था, यहाँ गीत गाया, यहाँ पे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब होता है एक खड़ी पाई, यानी इसी पे वाक्य समाप्त, इसी पे वाक्य समाप्त। तो जो पहचान है, पहचान ये है कि पास्ट इंडेफिनिट जो होता है
या तो ता ती ते के साथ था थी थे आएंगे, या आ ई ए पे वाक्य समाप्त हो जाएगा। समझ में बच्चों? चलिए हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अगर इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, पहचान तो हो ही गया, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अगर इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें और इसके स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो स्ट्रक्चर आप जानते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। बच्चों ध्यान दो, बहुत बारीकियों से देखना। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे तो यहाँ जो वर्ब दिखाई दे रहा है, यहाँ हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस इसमें जोड़ा था, यस या ई एस, लेकिन क्या लिखा था फर्स्ट फॉर्म। यहाँ हमने क्या लिखा सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म में यस या ई एस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों क्या कह रहे हैं? तो इसका स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अगर इसके जैसे की बात करें, इसके जैसे बहुत से आएंगे। अगर बहुत से ऐसी चीज़ें आपके मस्तिष्क में घूम ही रही होगी बच्चों कि बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमने अनुभव कर लिया, बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसको हमने खुद किया है। जैसे जब मैं बचपन में था तो बहुत ही गीत गाता था। जब कभी भी जाते थे, प्राकृतिक छटा बिखेरते थे, जैसे इस समय बारिश का मौसम अगर है तो बारिश हो रहा तो मैं बादल आया सावन आया जो भी गीत होता था मैं गाता था। क्यों? क्योंकि बचपन में था। लेकिन आज वो दिन है नहीं है, लेकिन अब गाने का उतना शौक नहीं रहा। जैसे अगर मैं कहूँ, और कभी कभी तो मैं तो पेड़ पे चढ़ के गाता था, अपना अलग अलग अंदाज होता है। आप लोग भी गाते होंगे, गुनगुनाते होंगे। अब ऐसे कुछ लोग तो साइकिल पे चलते हुए गा रहे होंगे आजकल। क्यों? साइकिल चलाया मैंने जो भी गीत हो। चलिए अगर बात करें, मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं गीत पेड़ के नीचे। पहले बच्चों में जो हम शुरू किए थे छोटे से बड़े क्रम में, उसको मैं लिखता चलूँ। एक ही सेंटेंस देखो, मैं गीत गाता था। अगर बच्चों मैं इसको बना रहा हूँ, मैं गीत गाता था, इस पर हम लिखें तो यहाँ अब आपको क्रिया में यस या यस नहीं देखना है, सब्जेक्ट भी नहीं देखना है, किसमें? पास्ट टेंस में। सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके साथ एक ही वर्ब, एक ही हेल्पिंग वर्ब इसमें लगना है। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, बाकी आगे जो रूल होगा हम उसको समझाने की या समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं गीत गाता था। आई, देखो बच्चों, सिंग फर्स्ट फॉर्म में। अगर हम आई सिंग लिखते हैं तो वाक्य गलत हो जाएगा, तो हम लिखेंगे आई सैंग। क्या लिखेंगे? आई सैंग ए सॉन्ग। मैं गीत गाता था। चलो गीत को थोड़ा वाक्य को और बढ़ाते हैं। मैं गीत पेड़ के नीचे गाता था। कहीं जगह नहीं मिलता था, पेड़ एक सुहावना समय था उस समय, उसी के नीचे बैठ के गाता था, तो इसका हो जाएगा आई सैंग ए सॉन्ग। बच्चों अगर ध्यान दो, मैं गीत गाता था, एक शब्द यहाँ बड़ा है पेड़ के नीचे। अगर इसको हम निकाल दे तो ऊपर वाला ही सेंटेंस बनता है। जब ऊपर वाला बनता है तो ऊपर वाला हमने लिख दिया है। बचा क्या है? पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री। सुन रहा बच्चों, मैं गीत पेड़ के नीचे गाता था। चलिए इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मैं गीत पेड़ के नीचे बचपन में, अभी नहीं बचपन में गाता था। सुन आ गया बच्चों? अगर हम इसको बनाएं तो आप देखेंगे यहाँ एक शब्द है, क्या? बचपन में। इसी को हम निकाल दें तो ये नीचे वाला ऊपर वाला ही सेंटेंस हो जाएगा। तो पहले जो ऊपर हम बनाए हुए क्यों नहीं उसको लिख लें? क्यों? चलिए लिखते हैं, आई सैंग ए सॉन्ग अंडर द ट्री। बच्चों अंडर द ट्री वहाँ तक हो गया। अब एक शब्द बचा हुआ वर्ड जो हम जोड़े हैं बचपन में, इन द चाइल्डहुड। हुड़ दबंग दबंग। क्यों? बचपन में ही गाया करता था। नहीं तब मैं इतना बड़ा नहीं था कि हुड़ दबंग आया हुआ था। अभी तो लेटेस्ट कहले गाना है कुछ सालों पहले, तो मैं ऐसा कोई गीत नहीं गाता था। मैं तो आपके लिए कह रहा हूँ जैसे आप लोग गाते हैं। क्यों? 12 महीने में 12 तरह से मैं अंग्रेजी पढ़ाऊँगा रे, डिंग डिटा। चलिए
ढिंक चिका ढिंक चिका। आगे बढ़ते हैं। अब इसी को एक इससे लंबा एक सेंटेंस बनाते हैं। क्यों लंबा सेंटेंस क्या है वो देखते हैं। अब गीत तो भाई आजकल, वो दौर कुछ और था जब अकेले गाते थे। आज का जो दौर है बच्चों, ग्रुप में लोग गा रहे हैं। क्यों आजकल तो तरह तरह से ऐप्स सब लोग ये अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिए हुए हैं और लोग गा भी रहे हैं। तो चलिए एक शब्द जोड़ दे रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ। क्यों अपने दोस्तों के साथ। मैं गीत पेड़ के नीचे अपने दोस्तों के साथ बचपन में गाता था। देखो बच्चों एक शब्द इसमें बढ़ गया, अपने दोस्तों के साथ। बाकी तो ऊपर वाला ही सेंटेंस है। डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला अपने साथ है। जब ऊपर वाला अपने साथ है तो हमको क्या करना है, सिर्फ जो शब्द बढ़ रहा है उसी की मीनिंग को इंक्लूड करना है। बाकी तो इतना हो चाहे इतना हो चाहे इतना हो चाहे इतना हो, हम उसको करते हुए बच्चों कभी डरना नहीं चाहिए। एक फेबल है, स्टोरी है, जो कि स्टोरी वर्णन है। लोग कहते हैं शायद चाणक्य के बारे में है। चाणक्य क्या था, जब धनानंद से हार जाता है तो वह धनानंद उसको मारने के लिए इधर उधर ढूंढता है। तो रात के अंधेरे में जाकर के कहीं छुप जाता है। तो क्या होता है कि गांव की एक महिला होती है, अपने बच्चे को डांट रही होती है और डांटते हुए पीट रही होती है। उसको कहती है तुम भी वही गलती कर रहे हो, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो चाणक्य ने किया। चाणक्य 2-4 सैनिकों को लेकर के सीधे राजधानी पे, जहाँ की धनानंद अपना शासन चला रहा है, वहीं पे आक्रमण बोल दिया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से तुमने ये जो रोटी मैंने बनाई तुम्हें खाने के लिए दिया, तुमने भी बीच से उंगली डाल करके ये रोटी तोड़ी तो तुम्हारा उंगली जलेगा ही जलेगा, जैसे उसको मुंह की खानी पड़ी। तब वहाँ चाणक्य को दिमाग हो, ये औरत जो मुझे एक पाठ सिखा गई कि किसी चीज़ पे अगर विजय हासिल करना है तो टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़े करके हमको उसे ग्रहण करना है। छोटे छोटे टुकड़े कर करके हमको इस सबको धीरे धीरे पढ़ना है। और एक समय ऐसा आएगा कि पूरे अंग्रेजी के साम्राज्य पे आपका शासन होगा। समझ में आ गया? तो जो फेबल्स बनी हुई हैं उसको बारीकियों से देखा जाए कहीं ना कहीं। अभी देखिए मैंने जैसे कहा, अभी छोटा वर्ड उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा सेंटेंस बनता चला गया। तो अगर इस सेंटेंस में इस वर्ड को निकाल दिया जाए, अर्थात इस फ्रेजेस को अगर हम निकाल दें तो ऊपर वाला ही नीचे है। तो जो ऊपर वाला है वो हम पहले इसको लिख लेते हैं। क्यों समझ में आ रहा क्या करूँगा? तो यहाँ हो जाएगा आई सेंग ए सॉन्ग, आई सेंग ए सॉन्ग अंडर द tree in the childhood with my friends। बच्चों अगर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर जो आपने लास्ट में जोड़ने के लिए कहा, जो वर्ड भी लास्ट में आ रहे हैं, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? आई सेंग ए सॉन्ग विथ माई फ्रेंड्स अंडर द ट्री इन द चाइल्डहुड। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल ही लिख सकते हैं। अगर आप जो सोच रहे हैं कि ऐसे लिखना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आई सेंग ए सॉन्ग विद माई फ्रेंड अंडर द ट्री इन चाइल्डहुड। तो बच्चों बिल्कुल भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। मेरा जो समझाने या कहने का मतलब ये है कि आप पहले जो बेस है उसको जानिए। जब आदमी डांस करना सीखता है तो पहले जो भी कला होते हैं ना, 1 2 3 ऊपर नीचे करना, वो सीखता है। जब डांस करना सीख जाता है तो अपने स्टेप को अपनाता है। क्यों? बढ़िया डांस करेगा। वो नहीं देखेगा कहाँ 1 जा रहा है, कहीं 2 जा रहा है, कहाँ 4 आ रहा है, कहाँ 5। मस्त डांस करेगा। आप लोग भी तो डांसर नहीं हैं, आजकल ऑर्केस्ट्रा का ज़माना है, सब लोग हैं। तो वहाँ पूछने जाते हैं क्या? अगर मैं अंग्रेज़ी बोलना सीख लिया हूँ या फिर मैं अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ या आप भी सीख लिए, तो आप पूछेंगे सर यहाँ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें या सेकंड फॉर्म करें ना? आप उसमें महारत हासिल कर लेंगे, आपके मुँह से ही वही आएगा, वही फर्स्ट फॉर्म रहेगा, वही थर्ड फॉर्म रहेगा, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। Yes, according to your knowledge, you can speak fluency English without any hesitation. But before it, you have to work too hard with Ghanshyam Kumar. Okay? Otherwise, you will find that you are trying your level best, but you are not getting good result. चलिए
ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, कहानी यहीं से बच्चों चेंज हो जाती है नेगेटिव सेंटेंस से। ठीक, कहानी नेगेटिव सेंटेंस से चेंज हो जाती है। क्या कहानी चेंज होती है उसके बारे में चर्चा कर लें थोड़ा। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में बच्चों हम लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब तो था नहीं, तो हम किसके पास गए थे मांगने? कुछ याद आ रहा? किसके पास? बहुत सुंदर, हम गए थे मांगने डू के पास। किसके पास बच्चों? डू के पास। और डू से हमको जो हेल्पिंग वर्ब मिला था, डू मिला था, डिड मिला था और एक डन मिला था। कुछ याद आ रहा है बच्चों? चलिए, तो आपने देखा कि हमने प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू का प्रयोग कर लिया है। अगर ये देखा जाए दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि जो डू था, डू ये फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या है? सेकंड फॉर्म है, और ये आपका थर्ड फॉर्म है। समझ आ रहा बच्चों? हमको क्या काम है? पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। समझ आ रहा है? तो डू से हमको यहाँ से जो हेल्पिंग वर्ब मिला वो डिड। क्या मिला? वो डिड, तो जाएगा डिड। ठीक, इसी के बाद हम लिखेंगे नॉट। क्या बच्चों लिखेंगे? नॉट। और फिर बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, जब एक सेंटेंस में, सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। ये समझ में आया कि हमको पास्ट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है कहाँ से मिला? यहाँ से मिला। समझ में आ गया? चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, उसके बाद आपको जो बताना है बता रहा हूँ। बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, जब किसी भी सेंटेंस में फुल स्टॉप से पहले, जब किसी भी सेंटेंस में फुल स्टॉप से पहले अगर सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हो गया है तो उस पूरे वाक्य में फुल स्टॉप से पहले कहीं भी सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी चीज़, जब हम यहाँ सेकेंड फॉर्म लिख दिए हैं तो जब हम वर्ब की बात करेंगे, मेन वर्ब की, तो बच्चों एक साथ दो सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, तो ये जो मेन वर्ब होगा वो हमारा फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट ईटीसी है उसके बारे में तो सब आप जानते हैं। एक बार और ध्यान दो, जब एक बार एक वाक्य में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब या एज ए मेन वर्ब हो गया है, तो दोबारा अगर मेन वर्ब या कोई वर्ब आए तो वह सेकेंड फॉर्म में नहीं आएगा, वो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। किस फॉर्म में आएगा? फर्स्ट फॉर्म में आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात करें, इसके जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस की, जैसे कि अगर बात करें, मुझे तो दुख इस बात का है तुमने मुझे गलत समझा। तुमने मुझे गलत समझा। मुझे इस पर तो बड़ा दुख हो गया, लेकिन मैं गलत हूँ। खुशी है, दोस्तों से कह रहा हूँ इधर, मुझे तो इस बात की खुशी है कि उसने मुझे गलत नहीं समझा। फिल्मों में होता है ना, उसने मुझे, या फिर तुमने मुझे गलत नहीं समझा। ठीक बच्चों, अगर हम इसकी बात करें, अंडरस्टैंड माने होता है समझना, मिस अंडरस्टैंड माने होता है गलत समझना। समझ में आ गया? अगर मैं यहाँ लिखूँ यू डिड नॉट मिस अंडरस्टैंड मी। यू डिड नॉट मिस अंडरस्टैंड मी। ठीक है, अगर गलत समझा, यू मिस अंडरस्टैंड मी। यू मिस अंडरस्टूड, सॉरी अंडरस्टैंड नहीं, अंडरस्टूड मी। समझ में आ गया बच्चों? चलिए हम इससे आगे चलते हैं। मैं तुम्हें गणित नहीं पढ़ाता था। भाई मैं तो अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, गणित आ ही नहीं रहा तो पढ़ाऊँगा क्या? हाँ, तो मैं तुम्हें गणित नहीं पढ़ाता था, शायद तुम भूल रहे हो, तो जाएगा आई डिड नॉट टीच यू मैथ्स। सुन रहे बच्चों? आई डिड नॉट टीच यू मैथ्स। ऐसे बहुत से वर्ड आप खुद ही बना सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी मैंने एक गीत गाया, बहुत से लोग शायद इसको नहीं सुने, तो मैं बोला हे सुना तूने सुना क्या मैंने गाया? नहीं यार मैंने नहीं सुना। व्हाट? तुमने मेरा गीत नहीं सुना? तुमने मेरा गीत नहीं सुना? चलिए मैं इसकी बात करूँ, तुमने मेरा गीत नहीं सुना। अगर हम इसको बनाते हैं, अगर मैं लिखूँ तुमने मेरा गीत नहीं सुना, अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या होगा? यू, बच्चों हमने लिखा सब्जेक्ट यू के बाद डिड नॉट। मैंने कहा सब्जेक्ट कोई भी हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सॉरी
पास्ट इंडेफिनिट में सबके साथ डिड नॉट, सॉरी डिड हेल्पिंग वर्ब किसका करेंगे, डिड, और डिड के साथ जैसे नेगेटिव होने के कारण यहाँ नॉट जुटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू डिड नॉट हियर माई सॉन्ग, समझ में आया बच्चों, यू डिड नॉट हियर माई सॉन्ग। चलिए हम इससे थोड़ा आगे की बातें करते हैं, थोड़े से आगे चलते हैं। तो जैसे अगर और उदाहरण लेते हैं, अभी हमने बहुत से उदाहरण लिए, कुछ और उदाहरण, जैसे उसने तुम्हें नहीं बुलाया, उसने तुम्हें नहीं बुलाया। अगर मैं इसकी बातें करूं तो यहाँ हो जाएगा सॉरी he did not call you, he did not call you। समझे बच्चों। तो बच्चे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हमारे सामने आ सकता है, और आप थोड़ा सा कोशिश करें तो आप खुद बहुत से सारे एग्जाम्पल खुद बना सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर पे आप उसको हिंदी से अंग्रेजी में भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है अंग्रेजी सीखना। चलिए अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव क्लोज इंडेड। अगले स्टेज की बात करें पास्ट इंडेफिनिट के, तो बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। किसकी बात करेंगे, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी को हमने कहा क्लोज इंडेड या यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आया बच्चों। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि आप सभी लोग अगर प्रत्येक क्लास को सही से शुरू से लिए होंगे, प्रत्येक क्लास को शुरू से लिए होंगे, तो आप जैसे मैं लिखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लोज इंडेड, आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया क्या, कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है हम उसको सबसे पहले लाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डिड, क्या हो जाएगा डिड। डिड के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे एडीसी लिखने के साथ साथ क्वेश्चन मार्क, और फिर इसकी बातें करेंगे। ठीक, अगर हम इसके जैसे की बात करें तो बच्चों बहुत से इसके जैसे हम दे सकते हैं उदाहरण में। जैसे कि अगर मैं बात करूं, क्या तुमने उसे रात में पीटा। मैंने देखा रात में बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था रिंकू, तो मुझे लगा बिना कारण तो रोएगा नहीं। तो मैंने पूछा क्या तुमने उसे रात में पीटा, क्वेश्चन मार्क। बच्चों तो यहाँ सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन सबके साथ डिड का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा डिड यू बीट, डिड यू बीट, क्या तुमने पीटा। और उसे के लिए लिखना, हमने लिखा हिम या फिर हर, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। डिड यू बीट हिम इन द नाइट, सही में बच्चों, इन द नाइट। बहुत से ऐसे वर्ड हैं। अब चलिए कुछ आगे को बढ़ाते हैं, इस कारवा को आगे हमने चलते हैं। आजकल लोग अपने घर के सामने या घर के दरवाजे पे कुत्तों को बहुत पालते हैं, या घर में ही कुत्ते पालते हैं सुरक्षा के लिए, जो दरवाजे पे तैनात रहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा कहावत भी है, द एनिमल इज़ अ फेथ, सॉरी डॉग इज़ अ फेथ एनिमल। डॉग जो है एक वफादार जानवर है, डॉग्स बोल सकते हैं, डॉग्स आर फेथ एनिमल। तो अगर मैं बात करूं किसी दूसरे उदाहरण की, तो हमारे इस फेथफुल एनिमल से ही रिलेटेड, क्या तुम्हारे कुत्ते ने तुम्हारे घर की चौकसी की, चौकसी का मतलब निगरानी करना, चौकसी का मतलब क्या होता है, निगरानी करना। क्या तुम्हारे कुत्ते ने तुम्हारे घर की चौकसी की। कई सेंटेंस को हम बनाएं तो बच्चों क्या होगा, तो हो जाएगा डिड योर डॉग, डिड योर डॉग। अब यहाँ देखिए तुम्हारे कुत्ते ने
तो मैंने कहा कर्ता कोई भी हो, सबके साथ हम डिड का प्रयोग करेंगे। तो जाएगा डिड योर डॉग वॉच योर हाउस। डिड योर डॉग वॉच योर हाउस। वॉच का मतलब होता है प्यारे बच्चों यहाँ निगरानी करना, देखभाल करना। इसी से बना हुआ है वॉचमैन, निगरानी करने वाला। समझ में आ गया। चलिए इससे आगे अगर कहीं कहीं इसमें नाट का प्रयोग हो जाता है, इन्हीं शब्दों में अगर देखा जाए तो नाट का प्रयोग होता है। तो नाट का प्रयोग जब भी हो तो आपको जो मेन वर्ब दिख रहा है ठीक उससे पहले हम नाट का प्रयोग करेंगे। अगर मैं बात कहूँ, अगर मैं जैसे की बात करूँ, क्या तुमने यात्रा करने के लिए टिकट नहीं खरीदा? क्या तुमने यात्रा करने के लिए टिकट नहीं खरीदा? अगर मैं इस के अनुवाद की बात करूं तो क्या तुमने यात्रा करने के लिए टिकट नहीं करा? तो बच्चों क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर। चलिए यहाँ नहीं शब्द निकाल दीजिए, पहले बनाइए डिड यू। अब नॉट है तो हम यहीं लिखेंगे नॉट। डिड यू नॉट बाय क्या खरीदा? टिकट। डिड यू नॉट बाय द टिकट क्या करने के लिए बच्चों? यात्रा करने के लिए, टू ट्रेवल। डिड यू नॉट बाय द टिकट टू ट्रेवल। ऐसा होता है कभी कभी हम चर्चा भी करते हैं और पूछते हैं, और खास करके तो मैं जब ये यात्रा करता हूँ तो टिंकू से पूछ ही लेता हूँ क्या तुमने टिकट खरीदा है? तो बताता है, मैं उससे पूछता हूँ हैव यू बॉट द टिकट? इफ यस बॉट, ही सेड यस, अदरवाइज नो। तो होता है कभी कभी ऐसा। अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें, बहुत भी उदाहरण हैं बच्चों, देखो मैं बहुत से अधिक उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इसकी बारीकियों को समझें। अगर अगले उदाहरण की मैं बात करूँ, क्या तुम चाय पीने के लिए मेरे घर नहीं आए? क्या तुम चाय पीने के लिए मेरे घर नहीं आए? तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा? पहले आप बनाइए क्या तुम मेरे घर आए। अगर मैं बनाऊँ डिड यू कम टू माई हाउस, क्या तुम मेरे घर आए, ये हो गया। लेकिन बच्चों हमने नहीं का प्रयोग किया हुआ है तो कम से ठीक पहले नॉट, तो जाएगा डिड यू नॉट कम टू माई हाउस। क्या करने के लिए? चाय पीने के लिए, टू टेक टी। समझ में आया बच्चों? आसानी से अगर हम तोड़ के, मैंने कल एक कहानी सुनाया था आप लोगों को शायद पिछले क्लास में, कि हमको अभी हम लोगों ने जो कहानी सुना था कि हमको क्या करना है, किसी चीज़ को बारीकियों को समझने के लिए बीच में नहीं कूदना है, छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हुए चले जाना है, ताकि आने वाले समय में जब हम अपने इस नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करें तो वो गलती ना हो जैसे भी होती चली जा रही है। जैसे भी अगर आपको ना जानकारी रहे इन सब के बारे में तो बहुत सी गलती हम लोग करते चले जाते हैं। चलिए और एक उदाहरण लेते हैं। अगर उसकी बात करें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, क्या उसने मकान बेचने के लिए नहीं बनाया? यानी कुछ लोग घर बनाते हैं तो शायद बेचने के लिए, कुछ लोग रहने के लिए। मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा, मकान किसका मिल रहा है मुझे बताओ यार। हाँ चलो, क्या उसने मकान बेचने के लिए नहीं बनाया? तो बच्चों अगर मैं इसकी बात करूं, क्या उसने मकान बेचने के लिए नहीं बनाया, तो देखो बहुत ही आसान है इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना। इट इज़ टू इजी। हाउ? पे योर अटेंशन हियर।
ये लिखा हुआ हमने क्या, मैंने लिख दिया डिड। क्या लिखा, डिड ही नॉट, डिड ही नॉट। अब नहीं बनाया, डिड ही नॉट, तो मेक माने क्या होता है बच्चों, बनाना। मेक माने क्या होता है, बनाना। डिड ही नॉट मेक द हाउस टू सेल इट। मकान बेचने के लिए, अर्थात मकान को बेचने के लिए क्या उसने नहीं बनाया। इसका यही अंग्रेजी में अनुवाद होगा। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ओपन एंडेड सेंटेंस के बारे में। ओपन एंडेड सेंटेंस के बारे में, जैसे ओपन एंडेड अगर सेंटेंस की बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ हमने लिख दिया ओपन एंडेड, इसे को इंट्रोगेटिव टाइप भी बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, कुछ करना नहीं, हमको क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देना है, बाकी स्ट्रक्चर बन के तैयार। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो हमारे इंट्रोगेटिव क्लोज एंडेड के ही होंगे। समझ में है बच्चों। अच्छा बच्चों, एक जानकारी और देना था इसके पहले। अभी हमने लिखा था मकान बेचने के लिए, मकान बेचने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे के लिए एक वर्ड्स जानते हैं, फॉर। क्या, फॉर। हम किसी वर्ब से पहले अगर टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग पढ़े थे, यहाँ देखिए ना नहीं आ गया, तो हम टू वर्ब से पहले टू जोड़ दें इन्फिनेटिव। मैं जब बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ा रहा था उसके बारे में मैंने चर्चा किया हुआ था इन्फिनेटिव के बारे में। मैं जो लोग नहीं समझे हैं, जान रहे हैं, तो विधि पूर्वक उसको हमारे बेसिक इंग्लिश इंफॉर्मेशन को या फिर बेसिक इंग्लिश ग्रामर को, जो पार्ट 1, 2, 4, 3 जो भी बना हुआ है उसको देख लेंगे। उसके बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप बी या फिर क्लोज एंडेड के बाद ओपन एंडेड की बात करते हैं। ओपन एंडेड में प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं तो जो हमारे जो क्वेश्चन वर्ड की बात हम लोग करते हैं, किसके, क्वेश्चन वर्ड की, तो हम पहले यूज कर देते हैं। अगर मैं बात करूं, कभी कभी क्या होता है, हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाद में आते हैं, तो उसमें पनिश किया जाता है। तो मैं अगले दिन क्या किया, एक बच्चे को पनिश किया, मैंने कहा बाहर खड़े हो जाओ। बच्चा खड़ा हुआ। अगले दिन जो क्लास में आया तो मैंने उससे पिछले क्लास के बारे में पूछा, तो उसने कहा सर मुझे आपने नहीं पढ़ाया, मुझे आपने नहीं पढ़ाया। तो मैंने उससे पूछा मैंने तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाया। मैंने अगर उससे पूछा मैंने तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाया, तो बच्चों यहाँ देखो, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है क्यों, यहाँ पे जो वर्ड आपको दिख रहा है क्यों, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ वाक्य के शुरू में क्वेश्चन वर्ड होने के कारण वाक्य के शुरू में लिखते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान दो, यहाँ हो जाएगा वाई। क्या हो जाएगा, वाई डिड आई नॉट टीच यू। वाई डिड आई नॉट टीच यू, वाई डिड आई नॉट टीच यू। ये तो हमने बना दिया। अगर यहाँ नहीं होता तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करते। चलिए और उदाहरण लेते हैं। अगर और उदाहरण की बात करें तो उसने अपना कार्य कैसे टाला, उसने अपना कार्य कैसे टाला। जैसे आजकल शादी विवाह का माहौल हो रहा है, लॉकडाउन की वजह से टाल दिया जा रहा है, तो वही शब्द हो सकता है, उसने अपना कार्य कैसे टाला। टाला का मतलब यहाँ किसी चीज़ को पोस्टपोन करके आगे ले जाना या फिर उसे नज़रअंदाज करना। क्या करना, नज़रअंदाज करना। तो यहाँ हो जाएगा कैसे, लिखेंगे हाउ डिड, लिखेंगे बच्चों हाउ डिड ही अवॉइड। हाउ डिड अवॉइड का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, तो हम इसका प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। हाउ डिड ही अवॉइड
his work. How did he avoid his work? चलिए दूसरा, कभी कभी हम कोई मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, जब हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो जाते हैं पिंकू के पास, जो हर सब्जेक्ट में माहिर है। तो जब वो सॉल्व कर देता तो हम पूछते हैं कि तुमने इसे कैसे हल किया, यानी सॉल्व किया। ये भी पूछ सकते हैं, तुमने इस प्रश्न को कैसे हल किया। तो प्यारे बच्चों, इसकी बात अगर करें, बहुत ही आसान है। आई थिंक दैट यू कैन मेक इट। यस, कैसे के लिए हमने लिखा हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है अंग्रेजी को सीखना। अभी क्या हुआ, मैं भागते भागते आ रहा था, मैंने देखा रास्ते में कोई व्यक्ति एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। पता चला जो व्यक्ति झगड़ा कर रहा दारू पी करके वो टिंकू है। उसको उसके बारे में उसके घर वालों को मैंने सूचना दिया, तो उनके घर वालों ने मुझसे पूछा तुम उससे कहाँ मिले, यानी तुम उससे कहाँ देखे, कहाँ वो झगड़ा कर रहा था। तो ये भी हो सकता है तुम उससे कहाँ मिले, तुम उससे अर्थात टिंकू से कहाँ मिले। मैंने कहा कहाँ मिले, चौराहे से थोड़ी दूरी पे है। तो यहाँ हो जाएगा कहाँ के लिए बच्चों, हम पहले लिखेंगे वेयर। क्या लिखेंगे, वेयर डिड यू मीट हिम, वेयर डिड यू मीट हिम। बच्चों, अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें, अगर हाई स्कूल में हम बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो पास्ट टेंस हम पढ़ेंगे वो हमारी परीक्षा में बहुत ही मददगार होगा। तो इसलिए पास्ट टेंस को हम विधि पूर्वक अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो हाई स्कूल में, इंटर में भी, आने वाले समय में भी अगर आपको ट्रांसलेशन बनाने आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप सफल होंगे। ठीक, अभी बारिश हो रहा था, पिंकी बहुत पहले घर से निकली। बारिश की वजह से विद्यालय से फ़ोन आया कि आज पिंकी आई नहीं। तो पता चला पिंकी तो घर से विद्यालय के लिए निकली हुई है, बारिश की वजह से उससे कहीं देर हो गया। तो फिर बाद में विद्यालय से सूचना दिया गया कि हाँ ठीक है, पिंकी पहुंच चुकी है। तो घर वाले या फिर जो फ़ोन से बात कर उससे, या दूसरे व्यक्ति जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उन्होंने उनसे पूछा वह स्कूल कब पहुँचे, वह स्कूल कब पहुँचे। हम भी पूछ सकते हैं वह स्कूल कब पहुँचे। बच्चों, अगर इसकी बात करें, जो हम कब की बात करते हैं तो हम समय जानना चाहते हैं। तो यहाँ देखो लिखा हुआ वाट, सॉरी कब, यहाँ लिखेंगे व्हेन। क्या लिखेंगे, व्हेन डिड शी रीच, व्हेन डिड शी रीच, कहाँ पहुँचे, स्कूल। समय बच्चों, तो आज हम लोगों ने अगर ध्यान से देखा जाए तो पास्ट इंडिफिनिट को पूरी तरह से कवर किया, पास्ट इंडिफिनिट को पूरी तरह से कवर किया। बच्चों, पास्ट इंडिफिनिट को कवर करने से पहले, या फिर यूँ कहें इस क्लास को आज ऑफ करने से पहले, 2-4 सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ। आशा करूँगा कि आप लोग उसको बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक तो मैं आपको पकाया दे रहा था, लेकिन आई विल नॉट गिव यू कट एंड राइट नाउ बिकॉज you are to make this sentence. You are to make this sentence. This is the first sentence. आप लोग पढ़ते हैं, कभी कभी क्या होता है, आप गलती करते हैं तो बहुत से अध्यापक आपके कान को मरोड़ देते हैं। तो आप बताएंगे कहानी, अध्यापक ने
मेरा कान कैसे मरोड़ा, मेरी गलती पे मरोड़ा। अध्यापक ने मेरा कान गलती पर मरोड़ा। यस, अध्यापक ने मेरा कान गलती पर मरोड़ा। पहला दूसरे की बात करें तो प्यारे बच्चों, आशा कर रहा हूँ आप लोग बना रहे होंगे जो मैं लिख रहा हूँ। मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें, क्या उसने तुम्हें कक्षा में हताश किया? क्या उसने तुम्हें कक्षा में हताश किया? चौथे की बात करें, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। आप लोग शायद ये बोलते हैं मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। क्यों? बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो अभी पिछले क्लास में मैंने जो सब लोगों को क्लास वर्क क्या यू कहले होमवर्क दिया, तो कुछ लोगों ने उसको किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। तो मैं भी पूछ सकता हूँ, तुमने अपना कार्य क्यों नहीं पूरा किया? तुमने अपना कार्य क्यों नहीं पूरा किया? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो क्या सीमा अपने दोस्तों के साथ गीत गाए? वह तुमसे कुछ कहना चाहता था। मुझे तुमसे है कुछ कहना, कह दो ना, कह दो ना। क्या आप लोगों को बनाना है, यही मुझे कहना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, 8वें की। उसने मुझे एक सुंदर गीत कल सुनाया। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट सेंटेंस की तो तुम रात में कब सोते थे? तुमने उसे क्यों परेशान किया? बच्चों बहुत ही आसान है, आशा कर रहा हूँ आप बनाएंगे। और देखिए बनाइएगा और इसको ज़रूर से ज़रूर इस प्रत्येक सेंटेंस को मेरे तक पहुँचाइएगा ताकि मैं देख सकूं कि आप में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या फिर मैं यूं ही या आप यूं ही पढ़ने की कोशिश करने, मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं
कितना पढ़ाएं तुम्हें हम, तुमको समझ में आता है क्यों कम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम साथ हैं तो ना कम होगा, ना हम कुछ भूलेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम सीखेंगे। और ऐसा सीखेंगे फिर ना कभी गलती होगी, ना हमारे शब्दकोश में, यूँ कहें ना हमारे ज़बान में वाक्यों के बनाने की कमी होगी। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के देखते रहिए आज तक ना। जी फॉर ग्रामर विथ घनश्याम कुमार। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।